हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स राइडर्स में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपनी जो यूनिट चल रही थी सेकंड यूनिट उसको है वो कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो सेकंड यूनिट के अंदर हमने जो फर्स्ट पार्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें वो कवर कर ली थी, तो ये हमारे पास सेकंड यूनिट का लास्ट वीडियो रहने वाला है जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं वियोजी पर सामान्य रूप और संयोजी पर सामान्य रूप पे जब भी कोई क्वेश्चन है वो आता है तो उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो देखा गया है कि एग्ज़ाम में है वो लगातार हर साल है वो इससे रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। या तो आपको है वो डीएनएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या फिर सीएनएफ से रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सॉल्व करते हैं कि कैसे हम है वो इस प्रकार के क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके पास जो डीएनएफ या सीएनएफ है, देखो कंबाइंड रूप से दोनों की एक साथ में बात करूंगा यहाँ पे। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपके पास जो फंक्शन है वो आपको x1 x2 x3 के रूप में देखने को मिल सकता है, या फिर एग्जामिनर है वो इसको XYZ के रूप में भी आपके पास है फंक्शन है वो डिफाइन कर सकता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो अक्स है वो रिलेट करना है आपको x1 से, y रिलेट करना है x2 से एंड द z रिलेट करना है x3 से। ठीक है, नॉर्मली देखा जाता है कि इसी फॉर्म के अंदर आपके पास क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इस टाइप से जब क्वेश्चन आता है और आपको बोले कि उसका वियोजी पर सामान्य रूप से है वो सोल्यूशन निकालो, तो यहाँ पे आपके पास दो मेथड आते हैं। पहला मेथड तो होता है जो आपके पास डी मॉर्गन लॉ है उसकी हेल्प से है वो आप कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका एक तरीका होता है। और दूसरा होता है आपके पास टेबुलर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप। तो हम है वो जो सारणीबद्ध रूप होता है वो काफ़ी इजी होता है सीखने में, तो हम उसी रूप में है वो क्वेश्चन को है सोल्व आउट करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये क्वेश्चन जैसे आपके पास दिया गया है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको है वो कुछ चीज़ें वो ध्यान में रखनी होगी। आपको यहाँ पे x1 x2 और x3 तीन वैल्यूज दे रखी है, इनकी वैल्यू जब वो आपको ध्यान में रखनी होगी। अब वैल्यू क्या होगी, वैल्यू में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कुल मिला के 8 क्वांटिटी है वो आपको लिखनी होगी। 8 क्वांटिटी में जो प्रथम 4 क्वांटिटी है वो तो आपके पास 0 0 देखने को मिलेगी, और जो आगे की जो 4 क्वांटिटी है वो आपके पास 1 1 1 देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट x2 के लिए बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे 4 क्वांटिटी है तो इसका हम हाफ करते हुए चलेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, 2 बार 0 लिखेंगे और 2 बार 1 1 लिखेंगे। इसी प्रकार हमें पूरी 8 कवर करनी है, तो वही 2 बार 0 और 2 बार 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे 4 का आधा हमने 2 कर दिया, अब 2 का आधा कर दो तो 2 का आधा 1 हो गया। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसमें 0 1 से स्टार्ट कर देंगे, 0 1 0 1 0 1 एंड द लास्ट इज 0 1। इस प्रकार से 8 क्वांटिटी है वो हम x1 x2 x3 की यहाँ पे लिख देंगे। बस इतना सा ध्यान में रखना और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट है वो हम लिखेंगे यहाँ पे इनके कॉम्प्लीमेंट भी। तो यहाँ पे जैसे x1 का कॉम्प्लीमेंट x1 कॉम्प्लीमेंट डैश से दर्शाएंगे, और x2 का x2 डैश से, और x3 का x3 डैश से। इनकी वैल्यू है वो इन्हीं के बेस पे लिखेंगे। देखो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, किसी भी जो संख्या है उसका विपरीत लिखना। जैसे यहाँ पे 0 है, x1 के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो जहाँ भी 0 0 है वहाँ पे इसमें 1 1 आएंगे, और जहाँ भी 1 1 है वहाँ 0 0 आ जाएंगे। बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 बार तो ये अपना 1 1 हो जाएगा, और 4 बार यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे x2 का कॉम्प्लीमेंट है वही वाली चीज़, यहाँ पे जहाँ 0 0 है वहाँ 1 1 करना है आपको, और जहाँ 1 1 है वहाँ 0 0 करना है। तो ये 1 1 हो गया और देन ये 0 0 हो गया। सिमिलरली x3 कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे 0 1 है तो यहाँ पे ये 1 0 में रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 0 1 0 एंड द 1 0। बस इतनी सी टेबल आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट इन्हीं के बेस पे जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज दी गई है ना, वो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखो कैसे करते हैं प्रॉपर्टी अप्लाई। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, x1 x2 x3 इन तीनों का योग दे रखा है। अब योग है तो यहाँ पे मैं करता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी अब अपनी प्रूफ करने वाली चीजें आ गई। तो चलो इनका योग कर देते हैं। तो तीनों को ऐड किया तो 0 का एडिशन 0 ही होता है, आपको पता है। देन यहाँ पे देखो इन तीनों को ऐड किया तो 1 हो गया, इन तीनों को ऐड किया तो 1 हो गया, इन तीनों को ऐड किया यहाँ पे 1 2 3 3 वाली रो आ गई। तो फोर्थ वाली में देखो 1 और 1 2 होता है, तो 2 तो हम है ना यहाँ पे लिख नहीं सकते। तो जहाँ भी मैंने बताया है कि 2 3 4 दिस टाइप के नंबर आए तो वहाँ पे आपको 1 ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे 1 तो इसका एडिशन 1 हो गया, इन तीनों का ऐड किया तो ये 2 है तो इसका मतलब 1 होगा, और इन तीनों का ऐड किया तो ये भी क्या हो गया 1 हो गया, और इन तीनों का ऐड किया तो ये भी क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, सो इस प्रकार से
हमने इन तीनों का एडिशन करके दिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या बोल रखा है कि x1 और x2 का मल्टीपल करो, x1 और x2 का मल्टीपल करो और प्लस करो x1 का कॉम्प्लीमेंट में और x3 के कॉम्प्लीमेंट का मल्टीपल। चलो ये भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, x1 और x2 का मल्टीपल करेंगे तो देखो 0 0, ये 0 हो गया। साथ में आगे वाली स्टेप भी करते चलते हैं, x1 डैश और x3 का, तो x1 डैश और x3 का ये, तो 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0 होता है, तो फाइनली इसका आंसर 0 आया। ठीक है, बस नॉर्मल मैथमेटिक्स लगानी है, ज़्यादा कुछ स्पेशल है नहीं इसके अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार ये सारी की सारी वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा वीडियो है वो स्किप कर देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने है वो नॉर्मली इनका मल्टीपल करके यहाँ पे योग करके ये सारी की सारी चीज़ें वो लिख दी है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट आपको दे रखा है, तो देखिए इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो x1 इंटू x3 प्लस x1, ये यहाँ पे x2 है और x1 का कॉम्प्लीमेंट इंटू x3 और इसका भी कॉम्प्लीमेंट। कहने का क्या मतलब हुआ, ये जो भी चीज़ें हैं इनका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ये जो आंसर आया तो 0 का कॉम्प्लीमेंट आपको पता है 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, मतलब इनका उल्टा आता जाएगा। 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 एंड द 1 का 0, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब फाइनली लास्ट स्टेप में आपका पास आपका पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा इस बार, क्योंकि हमने सारी वैल्यू है वो यहाँ पे निकाल ली है। तो फाइनली आपका जो लास्ट फंक्शन क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीपल। ये जो आपके पास फर्स्ट वाली ये चीज़ है, ठीक है, और ये आपके पास ये जो सेकंड चीज़ है, इन दोनों का आपको मल्टीपल करके वो लिख देना है। तो फाइनली आपके पास जो x1 x2 और x3 जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे देखो हम नॉर्मली यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया एंड ये 1 हो गया एंड ये 0 हो गया एंड ये 1 हो गया, यहाँ पे ये भी 1 हो गया मल्टीपल करने पे, और ये दोनों वैल्यू है वो 0 0 के रूप में आपके पास देखने को मिल गई। ठीक है, सो फाइनली आपके पास जो f(x1), x2, x3 है वो आपके पास निकल के आ गया यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन की टेबल के अंदर। अब लास्ट के अंदर आपको क्या करना है, आपको जो भी पूछा है ना उसके अनुरूप है वो आपको आपका आंसर है वो दिखा देना है। जैसे आपको यहाँ पे VOG पर सामान्य रूप पूछा है ना, तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको 1 वाली टेबल है वो लेनी पड़ेगी, जहाँ भी 1 है वो वाली टेबल है वो आपको लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे फाइनली आपके पास जो फंक्शन है उसके अंदर 1 1 1 3 जगह पे है। एक तो है आपके पास थर्ड पोजीशन पे, ये आपके पास थर्ड वाली पोजीशन, एक आपके पास है 5th और 6th पोजीशन पे, तो ये आ गई आपके पास 5th और 6th पोजीशन। तो आपको क्या करना है, आपको केवल ये अपनी वाली जो टेबल है इसके अंदर इसको आपको एक बार राउंडेड कर लेना है, ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई करने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक तो ये वाली टेबल आपको निकालनी है, नेक्स्ट आपके पास ये वाली टेबल आ गई, और दो लास्ट में आपके पास जो टेबल है वो आपके पास ये वाली टेबल है वो देखने को दिख गई। चलिए इन्हीं की हेल्प से हम है वो आंसर लिखेंगे। मैंने बताया है कि हमने 1 1 1 1 वाली सीरीज वाली है उनको यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया है। अब यहाँ पे भी आपको केवल 1 1 1 वाले जो नंबर्स है ना उन्हीं को लेते हुए चलना है। जैसे 1 वाला नंबर है ये वाला लेना है, आपको ये वाला लेना है और ये वाला लेना है। सो स्टूडेंट्स आंसर है वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास जो VOG पर सामान्य रूप है वो निकल के आएगा। तो हमारे पास होगा x1 x2 एंड x3 इक्वल। चलिए अब हम अपने आंसर की तरफ चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाली रो अपने पास ये है, तो यहाँ पे देखो 1 है वो किसके नीचे है, x2 के नीचे, तो x2, फिर आपको डॉट का साइन लगाना है, फिर 1 किसके नीचे है, यहाँ पे x1 कॉम्प्लीमेंट की, तो x1 का कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट का साइन लगाना है, और लास्ट में क्या है x3 कॉम्प्लीमेंट के साथ है। तो एक तो हो गया आपके पास ये, फिर आपको प्लस का साइन लगाना है। अंदर यदि डॉट लग रहे हो तो प्लस का साइन आएगा, अंदर यदि प्लस लग रहे हो तो बाहर डॉट का साइन आएगा। हमेशा विपरीत लेके चलते हैं, और आपको ध्यान में रखना है DNF के अंदर हमेशा आपको जोड़ते हुए चलना है आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट आपको देखना है यहाँ पे 1 वाली सीरीज, तो 1 किसके नीचे है, x1 के नीचे, देन डॉट का साइन, फिर किसके नीचे है, x2 कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट का साइन, फिर किसके नीचे है, x3 कॉम्प्लीमेंट। ओके ये हो गया, फिर प्लस, और फाइनली लास्ट सीरीज में देखो आपके पास 1 किसके नीचे है, x1 के नीचे, एंड द डॉट, देन किसके नीचे है, x3 के नीचे, एंड द फाइनल किसके नीचे, x2 कॉम्प्लीमेंट। सो फाइनली आपके पास जो VOG पर सामान्य रूप का जो आंसर निकल के आता है वो ये निकल के आता है। ओके सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रकार का यदि आपके पास फंक्शन दिया गया हो तो उसका DNF है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं।
सो स्टूडेंट्स डीएनएफ है वो देखने के बाद में हमें अब संयोजनी पर सामान्य रूप देखेंगे, वो इसी एग्जाम्पल की हेल्प की सहायता से। कैसे? जैसे हमने डीएनएफ में बात की थी कि हमने जो फाइनल आंसर हमें जो मिला था फंक्शन का, उसमें हमने 1 1 1 लिया था वियोजनीय पर सामान्य रूप में। लेकिन जब संयोजनीय पर सामान्य रूप की बात आती है, देन इसके अंदर हमें वो 0 वाली वैल्यू है वो काउंट करते हैं। तो जहां भी यदि फंक्शन के अंदर आपको 0 दिख रहा है ना, उस 0 वाली कंडीशन को है वो यहाँ पे आपको लेके चलना है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारी 0 वाली कंडीशन कौन कौन सी है। तो 0 वाली कंडीशन हमारे पास जो फर्स्ट वाली स्टेप है वो हो गई एक तो ओके। यहाँ पे आपको एग्जाम में है वो यहाँ पे ये इसको अंडरलाइन नहीं करना है, ये केवल हम है वो यहाँ पे हमें एकदम सही तरीके से चीजें दिख जाए इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन करते हुए चल रहे हैं। सेकंड वाली चीज है वो यहाँ पे ये वाली हो गई अपने पास, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम है वो CNF फाइंड आउट करेंगे। एंड नेक्स्ट अपने पास ये वाली वैल्यू हो गई ओके। एंड उसके बाद में हमारे पास ये जो लास्ट वाली रोज है ये अपने पास आ गई CNF का आंसर लेके। चलिए अब हम अपना CNF दिखाते हैं। तो CNF के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वही वाली चीज फंक्शन लिखना है x1 x2 एंड x3 इक्वल में आपके पास जहां कहीं भी आपको इस बार 0 0 0 नजर आ रहा ना, वो वाली चीज आपको लिखनी है। उसमें हमने 1 काउंट किया तो केवल 1 1 वाली ले रहे थे, इस बार हम 0 काउंट कर रहे तो हम केवल 0 0 जिसके नीचे है वो वाली चीजें है वो हमें लेनी है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, तो यहाँ पे 0 इसके नीचे x1 के नीचे, वहां पे हम डॉट ले रहे तो यहाँ पे हम प्लस लेंगे, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस एंड x3, और वहां पे जहां प्लस ले रहे थे यहाँ पे हम डॉट लेंगे, ठीक है, जस्ट उसे उल्टा होगा। और एंड नेक्स्ट वाली रो में हमारे पास है अपने x1 हो गया, x2 हो गया एंड x3 कॉम्प्लीमेंट हो गया, डॉट का साइन। नेक्स्ट वाली रो अपने पास ये है, तो अपने पास x1 हो गया एंड x2 कॉम्प्लीमेंट हो गया एंड x3 कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। फिर वही चीज डॉट का साइन, नेक्स्ट वाली रो अपने पास ये, तो ये हो गया आपके पास x3 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर डॉट का साइन, वही वाली चीज लास्ट वाली रो के अंदर आपके पास क्या है, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से आप है वो किसी भी क्वेश्चन का इजी वे में DNF और CNF है वो फाइंड आउट कर सकते हो और इजी तरीके से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। होपफुली आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा वियोजनी पर सामान्य रूप और संयोजनी पर सामान्य रूप का। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए सी यू।